नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। संसार में शायद ही कोई ऐसा प्राणी हो जो संगीत के से अप्रभावित रह सकता हो। इसमें मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु-पक्षी और कीट-पतंगे भी शामिल हैं। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही म्यूज़िक कंपनी की बात करने जा रहे हैं। उस कंपनी का नाम है सारेगामा इंडिया और इस कंपनी के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। चाहे आप इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन आप इस कंपनी से किसी न किसी रूप में इसके संपर्क में आए होंगे, चाहे म्यूजिक सुन के या इनकी फिल्में देख के या किसी अन्य तौर पर। तो आज के वीडियो में इस कंपनी का सारेगामा इंडिया का हम बिजनेस मॉडल एनालिसिस करेंगे, एग्जैक्टली जानेंगे ये कंपनी क्या करती है, किस तरह के रेवेन्यू स्ट्रीम से ये पैसा कमाती है, क्या ये म्यूजिक कंपनी है या कोई एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो ये सब बहुत ही सरल शब्दों में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं कंपनी के इतिहास से। देखिए, कंपनी का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। शुरू शुरू में ये यूके बेस्ड एक कंपनी ईएमआई जो है, ईएमआई इसकी एक सब्सिडियरी हुआ करती थी। 1946 में 1946 में स्वतंत्रता से भी एक साल पहले इस कंपनी की स्थापना हुई और उस समय इस कंपनी का नाम रखा गया ग्रामोफोन कंपनी इंडिया लिमिटेड। इसके बाद 1968 में इनका पहला आईपीओ आया स्वतंत्रता के बाद। इसके बाद इस कंपनी की हालत बिगड़ने लगी आईपीओ के बाद और 1982 में एक बीमार कंपनी हो गई ये और 1986 में आरपीजी ग्रुप ने इसे टेक ओवर कर लिया और आज भी ये आरपीजी के जो संजीव गोयंका ग्रुप है, राम प्रसाद गोयंका के जो सुपुत्र हैं संजीव गोयंका, तो आरपीजी संजीव गोयंका ग्रुप की ये कंपनी है। 2000 में इस कंपनी का नाम जो है वो बदलकर सारेगामा इंडिया कर दिया गया, जो आज भी इस कंपनी का नाम है। अब इनके अगर ब्रांड की बात करें, उस ब्रांड को आप सभी अच्छी भली बातें जानते होंगे, स्पेशली अगर आप 80s के पहले पैदा हुए हैं तो बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। उसमें HMV के जो है ना LP रिकॉर्ड्स आया करते थे और उसमें एक कुत्ता जो है वो एक ग्रामोफोन के पास बैठा हुआ होता था। हिज मास्टर वॉइस या HMV के जो लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड थे वो बहुत ही ज़्यादा चलते थे। तो ये जो कंपनी है इसका पहले जो लीडिंग ब्रांड हुआ करता था, यानी जिस तरीके से अपना अपना सामान ये या म्यूजिक जिस तरीके से सेल किया करते थे फिजिकल फॉर्मेट में, तो वो HMV के ब्रांड से भेजा करते थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने जब ये 2000 के बाद इन्होंने अपना जो ब्रांड है उसको चेंज करके HMV से सारेगामा कर दिया। अब जितनी भी इनका म्यूजिक है वो बिकता है सारेगामा के ब्रांड से। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स के कि आखिर कंपनी किस तरीके से किन किन सोर्सेस से पैसा कमाती है। तो पहले ये समझते हैं ये कंपनी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, आईपी कंपनी है या एक म्यूजिक कंपनी है। तो देखिए क्या है, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी कम आईपी कंपनी है म्यूजिक कंपनी से ज्यादा। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, तो एक एक करके समझते हैं। पहली ये बात, आईपी क्या चीज होती है। आईपी का मतलब वो कंप्यूटर वाला आईपी एड्रेस नहीं है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं वो एड्रेस की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम आईपी का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आईपी क्या चीज होती है, सरल शब्दों में समझें तो जैसे मान लीजिए आपने अपनी बुद्धि से कोई चीज क्रिएट की। मान लीजिए कि आपने कहानी लिखी या आपने गीत लिखा या आपने किसी कोई संगीत दिया, तो बेसिकली उस संगीत पे जो मेहनत आपकी हुई है, उस संगीत पर जो आपने मेहनत की है, उसके उससे होने वाली कमाई, यानी संगीत से होने वाली कमाई का जो राइट है ना, उसका अधिकार है ना, वो उस व्यक्ति के पास होना चाहिए जिसने उसको क्रिएट किया है। वरना होता क्या है कि संगीत क्रिएट किसी ने किया और उसका लाभ कोई और उठा रहा है। जैसे मान लीजिए आपने संगीत क्रिएट किया और आईपी जो है वो आपके पास नहीं है या कानूनन आपको इस बात का अधिकार नहीं दिया गया कि आप किसी अन्य को उस म्यूजिक बजाने को रोक सकें। तो होगा क्या कि होटलों में वो गाने बजेंगे जो जिसका म्यूजिक आपने दिया या वो म्यूजिक बजेगा और होटल वाला जो है ना वो अपने ग्राहकों से कमाई करेगा उस एम्बियंस के थ्रू। भाई खाना खाने लोग आएंगे, अच्छा एनवायरनमेंट उसको दिखाई देगा जो ग्राहक को जो खाना खाने आया है। तो बेसिकली इनडायरेक्टली म्यूजिक से वो कमाई कर रहा है। या कोई और व्यक्ति उस गाना गा कोई और जो व्यक्ति है वो आपके म्यूजिक को बजाकर वो किसी कमर्शियल
जो कोई कंसर्ट वगैरह में बजाकर वहाँ से वो इनकम जनरेट करता है। लेकिन अगर आईपी नहीं हुआ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसको आईपीआर बोलते हैं, अगर आईपीआर आपके पास नहीं हुआ और आप उस म्यूजिक के जनक हैं, आपने उस म्यूजिक को क्रिएट किया है, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो एक व्यवस्था है, एक कानूनी व्यवस्था है आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, वो ऐसी चीजों के ऊपर लागू होती है जिसको बुद्धि के द्वारा क्रिएट किया जाता है, चाहे वो कोई गाना हो, कोई कहानी हो, कोई स्टोरी हो, कोई फिल्म हो, या कोई करेक्टर हो। अभी करेक्टर का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए कोई चाचा चौधरी है, वो चाचा चौधरी के का एक जो करेक्टर क्रिएट किया वो प्राण साहब ने क्रिएट किया, तो वो प्राण साहब के पास उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और अब प्राण साहब तो इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन उनके जो परिवार है वो जो है उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मालिक है, और वो चाहे जिसको जो भी उसको खरीदना चाहे या जिसको वो किराए पर देना चाहें कुछ समय के लिए। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो ये कहती है हम चाचा चौधरी के ऊपर एक फिल्म बनाना चाहते हैं, तो चाचा चौधरी करेक्टर का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो प्राण साहब की फैमिली के पास है, तो वो उनसे लाइसेंस लेंगे, और लाइसेंस के वो जो फिल्म बनाने वाली कंपनी है वो लाइसेंस लेगी प्राण साहब की फैमिली के थ्रू, और फिर वहां से वो फिल्म बनाने में सक्षम होगी। तो ये रही बात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। तो ये जो कंपनी है ये बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली कंपनी है जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से म्यूजिक को डिस्ट्रीब्यूट करती है और वहां से ये अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इसके बेसिकली तीन सेगमेंट है। इनिशियली ये म्यूजिक में हुआ करते थे, लेकिन अब जो है ना ये कई अन्य सेगमेंट, अपने रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई इन्होंने किया, तो कई अन्य सेगमेंट में भी ये आ गए हैं, यानी सारे गामा वाले कई अन्य सेगमेंट में भी आ गए हैं। तो इनका जो मेन सेगमेंट है वो है म्यूजिक, वहां से इनका रेवेन्यू 83% आता है। दूसरा जो है इनका सेगमेंट वो वीडियो से रिलेटेड है, वीडियो में कंटेंट क्रिएशन भी करते हैं और फिल्म्स के राइट वगैरह भी खरीदते हैं, तो इसको डिस्कस करेंगे आगे वीडियो के अगले भाग में। तो वहां से इनका रेवेन्यू 11% आता है। और इसके अलावा ये लाइव इवेंट्स भी कराते हैं, तो ये लाइव इवेंट्स जो ये कराते हैं वहां से इनका रेवेन्यू 6% आता है। तो मेजरली इनकी जो ब्रेड एंड बटर है इस कंपनी की वो म्यूजिक से रिलेटेड इनकम है। अब पहले बात करते हैं म्यूजिक की। तो देखिए म्यूजिक में ये क्या करते हैं, ये राइट्स अक्वायर करते हैं, म्यूजिक के राइट्स अक्वायर करते हैं, और उसके अलावा ये म्यूजिक का क्रिएशन भी करते हैं। अब ये जो राइट्स अक्वायर करने का क्या मतलब, तो इसका मतलब ये है कि भाई किसी ने म्यूजिक क्रिएट किया तो उससे इन्होंने उसके म्यूजिक के राइट्स खरीद लिए, भाई एक लमसम उसको अमाउंट दिया, उससे कह दिया भाई ये वाला जो क्रिएशन का पैसा आपने क्रिएट किया इसका पैसा मैंने आपको दे दिया, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये मेरी हो गई। तो फिर ये क्या करते हैं, ये उस म्यूजिक के जो राइट्स होते हैं इसको आगे बेचते हैं, और अन्य कंपनी जो कोई और कंपनी उस म्यूजिक को बजाना चाहती है तो उसको ये लाइसेंस पर देते हैं। लाइसेंस का मतलब उसको परमिट करते हैं ऑन ए फी, मतलब ऑन पेमेंट ऑफ फी उसको उस कंपनी को परमिट करते हैं। तो इस प्रकार से ये खुद के कंटेंट क्रिएशन के थ्रू या अक्वायर्ड राइट्स के थ्रू लाइसेंस देते हैं अन्य कंपनीज को। किन किन कंपनीज को लाइसेंस दे सकते हैं, किस किस मोड से इस म्यूजिक से ये कमाई करते हैं। तो देखिए मान लीजिए स्पॉटिफाई है, स्पॉटिफाई वो वाला ये कहता है कि साहब मुझे जो है ना आपके एक पर्टिकुलर गाना है ना वो बजाना है। अब वो जो गाना वो बजाएगा उसके लिए जो है वो एक सर्टेन फीस, हर बार जब वो गाना बजाएगा उसके लिए सर्टेन फीस वो सारे गानों को देगा। इस तरीके लिए जियो सावन करके है, या जिसको जियो म्यूजिक भी बोलते हैं, या एप्पल म्यूजिक है, तो वहां पर जब ये इनके गाने अगर बजाए जाते हैं या इनके गानों का कोई कंजम्पशन होता है, इनके म्यूजिक का कोई कंजम्पशन होता है, तो हर कंजम्पशन पे, हर गाने पे, हर म्यूजिक पे इनको एक फीस मिलती है, वो इनके रेवेन्यू का एक साधन है। दूसरा इस म्यूजिक में जो इनका सेगमेंट है वो है आर्टिस्ट मैनेजमेंट का भी। आर्टिस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कोई गायक कलाकार है या कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है या कोई अन्य परफॉर्मर है, वो जो परफॉर्मर है वो मान लीजिए उसको उसके लिए ये व्यवस्था करते हैं कि भाई वो अगर कहीं जाके पर्टिकुलर जगह जाके परफॉर्म करे तो सारा अरेंजमेंट करना, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना, किस दिन उसकी डेट होगी, फाइनलाइजेशन, ट्रैवल का अरेंजमेंट, सारा जो काम है ना एक मैनेजर की तरह वो उस व्यक्ति के लिए करते हैं, और उसके लिए एक फीस चार्ज करते हैं, लगभग 15 से 20% की फीस चार्ज करते हैं। तो ये जो काम है इसको आर्टिस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। फिर म्यूजिक में ही इनका जो दूसरा सेगमेंट है वो है रिटेल से रिलेटेड। तो बेसिकली इनके तीन हिस्से हो गए म्यूजिक में। पहली चीज ये कंटेंट क्रिएशन है या कंटेंट का एक्विजिशन है, राइट्स का एक्विजिशन है, म्यूजिक के राइट्स का एक्विजिशन है।
उसके बाद जो दूसरा रहा वो रहा आर्टिस्ट मैनेजमेंट, और जो तीसरा है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये, इनके पास जो ओल्ड सॉन्ग्स हैं, पुराने जो सॉन्ग्स हैं, उनका जो राइट्स है, उनके म्यूजिक राइट्स इनके पास हैं, तो उनको एक रेडियो की शक्ल में, कारवां आपने सुना होगा ना, कारवां, तो कारवां करके एक रेडियो जो आता है, फिजिकल फॉर्मेट है वो, तो वहां पर उस उन गानों को फिजिकल फॉर्मेट में ये बाजार में बेचते हैं, रिटेल रिटेल आपके और हमारे जैसे कस्टमर्स को ये बेचते हैं। तो ये यहाँ से इनका एक और रेवेन्यू आता है म्यूजिक में। तो जो दूसरा इनका सेगमेंट है वो है वीडियो से रिलेटेड सेगमेंट, वहां से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 11% आता है। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये देखिए, ये फिल्म और टीवी सीरीज का क्रिएशन करते हैं एक तो, और साथ ही साथ डिजिटल सीरीज जो आपके मोबाइल पे चलने वाली जो सीरीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए जो कंटेंट होता है वो ये सीरीज बनाते हैं। इसके अलावा ये शॉर्ट्स फॉर्मेट वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम के लिए रील हुआ या यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स हुए, इस तरह के जो काम हो वो ये करते हैं। तो वीडियो से इनका जो रेवेन्यू आता है 11% आता है। अब ये जो फिल्मों के राइट्स भी एक्वायर करते हैं, और जब ये राइट्स एक्वायर करते हैं या कंटेंट ये खुद क्रिएट करते हैं तो उनको देश और विदेश में बेचते हैं। जिस प्रकार से म्यूजिक के लाइसेंस देते हैं उसी तरीके से ये देश विदेश में वीडियो के राइट्स देते हैं, उन राइट्स के थ्रू ये अपनी इनकम जनरेट करते हैं। तीसरा जो इनका रेवेन्यू स्ट्रीम है वो है लाइव इवेंट्स के थ्रू, और वहां से इनका रेवेन्यू 6% आता है। और ये लाइव जो इवेंट्स होते हैं उसमें चाहे स्टैंड अप कॉमेडी से रिलेटेड हो, म्यूजिक फेस्टिवल हो, या अन्य कई तरीके के जो इवेंट्स होते हैं, लाइव इवेंट्स होते हैं, वो ये आयोजित करवाते हैं, और उसमें ये कई तरीके से इनकम करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये टिकट के सेल से इनकम करते हैं। दूसरा ये है कि वो जो म्यूजिक कंसर्ट होगा उस एरिया में जो खाने पीने की जो स्टॉल्स होंगी, ये खाने पीने का एरिया होगा, वो बेसिकली वो ये किराए पर दे देते हैं, और वो जो खाने पीने की स्टॉल जो लगाते हैं उनसे ये पैसा वसूल करते हैं। तीसरा जो है ब्रांड एसोसिएशन, वो म्यूजिक फेस्टिवल, ये जो भी फेस्टिवल वो होगा वहाँ पर कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट जो हैं वो लगाए जाते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि लिखा होता है ब्रांड पार्टनर ये, इवेंट पार्टनर ये, म्यूजिक पार्टनर ये। तो इस तरीके से जो ये पार्टनर पार्टनर चीज़ें लिखी रहती हैं, ये बेसिकली ये कह रहा है कि ये जो इवेंट आयोजित कराया है इसमें इन इन कंपनियों को, जो पार्टनर पार्टनर कंपनी, उनके विज्ञापन भी हैं। तो बेसिकली एक एडवर्टीजमेंट से रेवेन्यू इनका जनरेट होता है ये लाइव कंसर्ट्स में ब्रांड पार्टनरशिप के थ्रू। फिर इनका रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो देखिए, इनका जो रेवेन्यू मॉडल है ना, ये तीन तरीके का रेवेन्यू मॉडल है, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, लेकिन संक्षेप में मैं बता देता हूं आपको। पहली चीज प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म या थर्ड पार्टी डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म का मतलब यूट्यूब पे आपने अपना म्यूजिक या वीडियो या शॉर्ट्स चलाए, तो वहां से आपके विज्ञापन के थ्रू जो इनकम होती है वो। फिर थर्ड पार्टी वाला जो है वो, उसमें जैसे मैंने बताया जियो सावन के थ्रू है, या एयरटेल म्यूजिक के थ्रू है। एयरटेल म्यूजिक जिसको विंक बोलते हैं वो तो अब बंद हो चुका है, या एप्पल म्यूजिक के थ्रू, या स्पॉटिफाई के थ्रू जो आप काम कर रहे हैं या अपना म्यूजिक बजा रहे हैं, और उसके बाद उस वहां से आपको जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको थर्ड पार्टी बोलेंगे। फिर डायरेक्ट टू कस्टमर, जैसे सारे गामा कारवां वाला सिस्टम, और उसके अलावा ब्रांड पार्टनरशिप, जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये लाइव कंसर्ट्स वगैरह कराते हैं तो वहां से इनका ब्रांड के थ्रू रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा एक और सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, मान लीजिए कैडबरी वाला है। अब वो कैडबरी वाला एक विज्ञापन करना चाहता है और उसमें किसी ऐसे म्यूजिक की लाइन बजाना चाहता है जो जिसके म्यूजिक के राइट्स जो है ना वो सारेगामा के पास है। तो सारेगामा के पास कैडबरी वाला जाएगा और उससे कहेगा मुझे इस गाने की 2 लाइन 3 लाइन चाहिए, आप मुझे परमिशन दो और मैं आपको फीस देने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जैसे मैंने बोला, ये एक कंपनी जो है ना, ये टेक्नोलॉजी प्लस जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली कंपनी है। तो इनका मेजर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन इनका वो ऑनलाइन होने लग गया, डिजिटल फॉर्म में होने लग गया। और अब ये फिजिकल फॉर्मेट में केवल और केवल ये कारवा, जो सारेगामा कारवा का जो रेडियो आता है वहां तक अवेलेबल है। अच्छा, रिसेंटली इस शेयर ने कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसके बेसिकली 2-3 कारण है। पहली चीज तो ये कि जो एयरटेल म्यूजिक, जिसको विंक म्यूजिक बोलते हैं, तो वहां से इनका एक सब्सटेंशियल रेवेन्यू आता था लाइसेंसिंग के थ्रू, तो विंक म्यूजिक बंद हो गया है। दूसरी चीज ये कि कुछ फिल्मों के जो राइट्स इन्होंने एक्वायर किए थे वो
फिल्में जो हैं वो डिले हो गई रिलीज में, तो इनका जो उस फिल्मों के रिलीज होने के बाद जो रेवेन्यू आता है, उसकी जो सैटेलाइट राइट्स देने, मतलब उसके आगे राइट्स बेचते ये, तो उससे जो रेवेन्यू आता वो डिले हो गया है। तो ये लोगों ने ये सोचा या मार्केट ने इस बात का अनुमान लगाया कि भाई ये जो कंपनी में उसमें कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जबकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे ही वो फिल्में रिलीज होंगी या जैसे ही इनको कोई और प्लेटफॉर्म मिलेगा विंग की जगह, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनका जो म्यूजिक से रेवेन्यू आ रहा है वो भी बढ़ेगा, और जब फिल्में रिलीज होंगी जो जिनके राइट्स इनके पास हैं, तो वहां से भी इनका रेवेन्यू आएगा। तो बेसिकली रेवेन्यू डेफर हो गया है, लेकिन रेवेन्यू खत्म नहीं हुआ है। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो देखिए आरपीजी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है, और ये जो कंपनी है ना बिजनेस चलाने में एक्सपर्ट है, और बहुत सारी जो इनके बहुत सारे बिजनेसेस में ये ग्रुप है। और 1986 में जब से इन्होंने टेक ओवर किया है इस कंपनी को, तो जब से ये चला रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि इस कंपनी में उतार चढ़ाव नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये सोच लीजिए करीब करीब 40 साल से ये कंपनी जो है वो बिजनेस में है। तो एक बड़ी आरपीजी संजीव गोयनका ग्रुप के लीडरशिप में, या कहें आरपीजी ग्रुप के लीडरशिप में, तो बड़ी बात है। तो इनको पता है इस कंपनी की वर्थ। दूसरी बात ये, इनके पास जो है लगभग 1,80,000 से ज़्यादा सॉन्ग्स हैं, जिनके नए पुराने, जिनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इनके पास हैं। देखिए नए गाने अगर आप लेंगे तो नए गानों को एक्वायर करने के लिए, उसके म्यूजिक राइट लेने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन जो पुराने वाले हैं ना, वो इस तरह की चीज़ है कि पुरानी प्रॉपर्टी आपके पास पड़ी और किराए पे आपने चला रखी है, तो आपको कोई इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट तो उसमें करना नहीं है, जो आएगा वो असल है। तो ये इनके पास ये बहुत बड़ी इनके पास असेट है, 1.8 लाख जो इनके पास सॉन्ग्स हैं वो। और ये नए नए, जैसे मैंने बताया, नए नए गाने जो है ना वो उनके राइट्स भी एक्वायर करते जाते हैं या ये खुद क्रिएट करते जाते हैं। और ये गाने केवल हिंदी में ही नहीं, बल्कि मेजर जितनी भी जो भारतीय भाषाएं हैं, चाहे वो भोजपुरी हो, मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु हो, तो वो सारी मेजर भारतीय भाषाओं में इनके गाने हैं। तो पूरे भारत में इनके बेसिकली श्रोता हैं। इसके अलावा जैसे जो डिजिटल, जैसे देखिए हो क्या रहा है, मोबाइल की रीच बढ़ रही है, एप्स की रीच बढ़ रही है, तो गांव गांव में ये म्यूजिक वाला सिस्टम जा रहा है। और जब आप गांव गांव में वो रीच बढ़ती है ना, तो हर गाने जो भी सुना जाता है, वो गाना जब सुना जाता है गांव गांव में रीच के थ्रू, तो वहां से इनका हर गाने के या हर म्यूजिक के बजने पर इनको रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो एक स्ट्रेंथ की बात है इनकी। दूसरी बात ये, जो नई जनरेशन है ना, वो अच्छा म्यूजिक सुनना पसंद करती है। जेन जी जिसको बोलते हैं, वो अच्छा म्यूजिक सुनना पसंद करती है। दे आर रेडी टू पे। वो पुराने जो लोग होते हैं या पुरानी जो जनरेशन है, वो इस बात पे विश्वास नहीं करती, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में विश्वास नहीं करती, पायरेटेड गाना सुनना पसंद करती है। पैसा देना, म्यूजिक के लिए पैसा देना उनको पसंद नहीं है। लेकिन ये जो नई जनरेशन में जो शिफ्ट आ रहा है, उसमें उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, और वो जो है म्यूजिक के लिए पे करने को तैयार है। तो भविष्य के लिए एक अच्छी बात है। अब अगर इस कंपनी की वीकनेस की बात करें, तो देखिए फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्री। फास्ट चेंजिंग का मतलब ये कि देखिए पहले जो फॉर्मेट हुआ करते थे, तो वो लॉन्ग प्ले एलपी रिकॉर्ड हुआ करते थे, और म्यूजिक सुनने की पुरानी बात 60s की बात मैं बता रहा हूँ, एलपी रिकॉर्ड्स हुआ करते थे। अब वो ग्रामोफोन ही लोगों के पास नहीं हुआ करता था, तो रेडियो जो था ना, रेडियो एकमात्र माध्यम हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, एलपी की जगह जो है वो ले ली कैसेट्स ने, कैसेट आउटडेटेड हो गई, उसके बाद सीडीज आ गई, सीडीज आउटडेटेड हो गई, उसके बाद जो है पेन ड्राइव्स आ गई, तो वो पेन ड्राइव्स भी आउटडेटेड हो गई। और अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो लाइव स्ट्रीमिंग है, डिजिटल फॉर्मेट में है, इमीडिएट जो है कंजम्पशन होता है म्यूजिक का। तो आगे आने वाली क्या टेक्नोलॉजी आएगी, तो वो उस टेक्नोलॉजी में इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि प्राइवेसी जो है ना, वो आज भी बहुत बड़ा कंसर्न है। प्राइवेसी में जो वो जो गाने हैं वो अगर एनक्रिप्टेड भी हों, यानी आपने कोई गाना है वो उसको डाउनलोड कर लिया, पता ही नहीं लगता, और आप उसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं, तो अगर आप दूसरी जगह कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कमर्शियली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनका जो हक है, इस सारेगामा कंपनी का जो रेवेन्यू है वो मारा जाता है। तो प्राइवेसी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हालांकि ये प्राइवेसी को एड्रेस कर रहे हैं किस तरीके से, एआई के थ्रू ट्रैक करते हैं कहीं कौन गाना जो है वो मेरा चुराया हुआ गाना बजा रहा है और उसका कमर्शियल उपयोग कर रहा है। आप ये
ध्यान रखिए कि ये जो राइट है आईपी, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, वो केवल कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल है। कई जगह ऐसे हुआ कि शादी ब्याह में किसी ने गाना बजा दिया, मान लीजिए, और जिसका जो राइट है वो सारेगामा के पास है। तो कई जो बदमाश होते हैं या कुछ गिरोह टाइप लोग होते हैं, और वो क्या करते हैं, उस शादी के बीच में आ धमकते हैं और ये कहते हैं कि साहब आपने ये गाना बजा दिया, इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो सारेगामा के पास है, और हम सारेगामा के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए आपने इसका ये आपने आईपी राइट्स का वायलेशन किया है, इसलिए आप थाने चलिए हमारे साथ। अब वो बेचारा जिसकी शादी होती है, जिसके वो घबरा जाता है, उसको लॉ के बारे में नॉलेज नहीं होती, तो वो ये कहता है पैसे, चलो पैसे दो, जो भी मैंने गाना बजाया आगे से नहीं बजाएंगे, तो आप पैसे ले लो और चले जाओ, तो पैसे ऐंठ के चले जाते हैं। जबकि आप ये बात ध्यान रखिए कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट है वो लागू किस जगह होते हैं, वो उस जगह लागू होते हैं जहां आप उसका कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप उससे पैसा जनरेट कर रहे हैं। अब शादी ब्याह में कोई पैसा थोड़ी जनरेट कर रहा है आदमी। आप जो है मान लीजिए किसी बर्थडे पार्टी में गए और बर्थडे पार्टी में आपने गाना बजा दिया, तो वो कोई कमर्शियल यूज थोड़ी हो उस चीज़ का। लेकिन हाँ, होटल वाला अगर उस गाने को बजा रहा है, और होटल वाला इन जनरल बजा रहा है, या कोई कंसर्ट में कुछ गाना गा रहा है, या इस तरह के कोई कमर्शियल यूज उसका हो रहा है जहां से जो बजा रहा है उसका उद्देश्य ही उस म्यूजिक से पैसा कमाना हो, वहां पर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली चीज लागू होती है। ये ऐसा नहीं कि आप सड़क पर जा रहे हैं और आपने सारे गामा का कोई म्यूजिक गुनगुना दिया तो वहां से आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायलेशन हो गया, ऐसी कोई चीज नहीं है। फिर तीसरी चीज ये म्यूजिक के बारे में एक और बात है कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, जैसे जैसे नई पीढ़ी जो आ रही है, तो पुराने गानों का उनका शौक नहीं है, तो जो इनके पास पुरानी जो रिपर्टरी जो उनकी पड़ी हुई पुराने गानों का जो इनके पास कलेक्शन है, वो इनका बेसिकली वेस्ट होता जा रहा है। वो उसको नई जनरेशन को पुराने वाले गानों से कोई बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं है। लेकिन ये जो इसीलिए ये क्या कर रहे हैं कि नए नए गानों के राइट्स ये एक्वायर कर रहे हैं, और लगभग 50% इनके जो गाने हैं या म्यूजिक है ये कहें, वो 1980s के बाद वाला है। तो ये अपने इस बात से ये भी कंसर्न है, यानी सारेगामा वाले भी ये इस बात से भली भांति परिचित हैं कि लोगों का टेस्ट या जो नई जनरेशन का टेस्ट है ना वो डिफरेंट है, और उस हिसाब से इनको अपने म्यूजिक को ढालना पड़ेगा। अगर इस मार्केट कैप की बात करें इस कंपनी की, तो 8900 करोड़ 8900 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। आरओई जो है वो 13% है, एवरेज आरओई है। डेट टू इक्विटी जो है वो नेग्लिजिबल है। बहुत अच्छी बात है इस तरह की कंपनीज की के बारे में। तो पी लेकिन इनका 42 का है। तीन साल की सेल वो मात्र 10% बढ़ी है, और 3 साल का जो प्रॉफिट है वो मात्र 5% साल दर साल बढ़ा। उसका कारण मैंने आपको बताया कि इनका जो रेवेन्यू है ना वो विंग के कारण, और जो इनकी कुछ फिल्में हुई उसके रिलीज नहीं होने के कारण इनका रेवेन्यू डेफर हो गया है। तो ऐसी उम्मीद है कि ये वाला जो रेवेन्यू है वो आगे आने वाले समय में इनके पास आ जाएगा। और प्रमोटर के पास जो है वो 61% होल्डिंग है। आधा परसेंट प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ी है मार्च क्वार्टर में। एफआईआई के पास 12% होल्डिंग है, वो अभी 2% कम हुई है मार्च क्वार्टर में। और डीआईआई के पास जो होल्डिंग है वो 7% है, ये 2% बढ़ी है मार्च क्वार्टर में। और पब्लिक के पास 19% है, आधा परसेंट घटी है इस क्वार्टर मार्च 2026 में। तो एक अच्छी आईपी टेक्नोलॉजी कंपनी है, म्यूजिक कंपनी, मैं इस कंपनी को नहीं बोलूंगा। लेकिन इस कंपनी में जो रेवेन्यू है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि कैसे ये कंपनी अपने आईपी को प्रोटेक्ट करती है, किस तरीके से पायरेसी को रोकती है, और किस तरीके से अपने रेवेन्यू जो है ना स्ट्रीम को डाइवर्सिफाई करती है। हमेशा की तरह हम ये एक फ्रेमवर्क मैंने आपको दिया। इस शेयर में खरीदने की या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। आप इस तरह का कोई निर्णय करते समय अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य पूछें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।